नमस्कार, राधे राधे। चलिए, सभी जो है 11 मई का करंट अफेयर पढ़ेंगे। देखते हैं आगे क्या है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि 50वां भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है, देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी, प्रहलाद जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज। बताइए, अगर किसी को इसका आंसर पता है तो बताइए 50वां भारत रत्न पुरस्कार जो है किसे मिला है। और आप जो है फोटो देख के समझ सकते हैं कि इसका आंसर है क्या। चलिए, इसका जो आंसर है वो है लाल कृष्ण आडवाणी जी। इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं क्या। केंद्रीय सरकार ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को 50वें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए जाने का ऐलान किया है। ठीक है, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। आप सभी को पता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में बात चल रही है, तो ये बीजेपी से संबंध रखते हैं और ये उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये सभी को पता है, पूर्व में जो है हमारे उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनको आप सभी को नोट डाउन कर ले। जिसको पहले से पता है वो बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं पता है इन चीजों को आप नोट डाउन कर ले। इनको जो है 50वें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया है। चलिए, तो लाल कृष्ण आडवाणी 4 बार राज्यसभा और 5 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करें। 4 बार राज्यसभा और 5 बार जो है लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। उस दौरान उन्होंने भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, उस दौरान जो है भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसार मंत्री का कार्यभार भी संभाला था। उस समय जो है तो वो उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, तब भी उनने कार्य संभाला, और गृह मंत्री का भी कार्य संभाला, और सूचना प्रसार मंत्री के भी पद पर ये कार्यरत रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में कुछ बातें हैं। ये एक राजनेता थे और इनका जन्म स्थल कहाँ है, इनका जन्म कहाँ हुआ? कराची, ब्रिटिश सरकार, मतलब कराची में हुआ। और ये तत्काल में अभी वर्तमान में कहाँ पर है भाई? पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना प्रसार मंत्री ये रह चुके हैं। इन्होंने एक साथ ये इतने सारे कार्यभार संभाले थे। ये कितने काबिल व्यक्ति थे, आप इनकी पदवी से आपको पता चल रहा होगा कि उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना प्रसार मंत्री के पद पर ये रह चुके हैं। और इनको जो अवार्ड मिला है, अवार्ड से सम्मानित किया, पद्म विभूषण 2015 में जो है पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। पद्म जो पुरस्कार, वो 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं, आप सभी को पता है। उसमें से एक पद्म विभूषण 2015 में इनको मिला था। किसको? लाल कृष्ण आडवाणी जी, हमारे उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलिए, जनवरी 2024 को सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत 39वें भारत रत्न से सम्मानित किया करने का ऐलान किया है। 39वां, जो अभी हमने 50वां तो हमने पढ़ ही लिया, और जो 39वां जो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने वाले हैं, उनका नाम क्या है? ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। इसको आप स्पेशल याद रखें, अलग से फैक्ट है। अब हम भारत रत्न के बारे में, जो एक पुरस्कार है, ये एक सम्मान है, उसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं, तो और उसके बारे में जितनी डिटेलिंग हो सकती है वो भी हम जान लेते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भाई। ठीक है, भारत रत्न सम्मान जो है वो भारत का सबसे ऊपर आने वाला या सर्वोच्च सम्मान हम इसको कह सकते हैं। चलिए, शुरुआत जो हुई 1954 में हुई। ये जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1954 में हुई। 1954 में जो है किस किस को मिला? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, और दूसरे कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड डॉक्टर चंद्रशेखर चंद्रशेखर वेंकट रमन, राजगोपालाचार्य और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। शुरुआत में 1954 में जो है इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी, और इन तीनों को तभी ये भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया था। अब हम आगे देख लेते हैं 2019 में ये भारत रत्न से कौन कौन सम्मानित हुआ है। प्रणब मुखर्जी, भूपेंद्र हजारिका, नानाजी देवमुख को दिया गया।
ठीक है, 2019 की बात चल रही है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है, आप सभी इसको नोट डाउन करते जाएं। चलिए, ये जो है आप इसको विशेष याद रखें। 1954 में जो पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार जिस जिसको दिए गए वो भी याद रखें। और जब हमारी 2019 की बात चल रही है तो आप 3 लोग जो इसको याद रखें, प्रणब मुखर्जी और भूपेंद्र हजारिका और नानाजी देशमुख को भारत रत्न पुरस्कार 2019 में प्रदान किया गया। चलिए, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, जस्टिस एम एम श्रीवास्तव को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका जो आंसर है वो है राजस्थान। क्या है भाई इसका आंसर? राजस्थान। एम एम श्रीवास्तव को जो है वो राजस्थान का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार के विधि एवं न्याय विभाग ने देश के 6 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान की है। किसने भाई? केंद्र सरकार ने ऐसा किया है। राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एम श्रीवास्तव को राजस्थान हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी हमने आंसर देख लिया था कि भाई राजस्थान के हाई कोर्ट में जो है एम एम श्रीवास्तव जी जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जा रहे हैं। ऐसा किसका? केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा ऐलान किया गया है। चलिए, अब देख लेते हैं अन्य राज्यों के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें नियुक्त किया गया है। अन्य राज्य जो हैं उनके मुख्य न्यायाधीश हैं जिनको नियुक्त किया गया है, उनके बारे में पूरी डिटेल दी है जो हम पढ़ लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है? अरुण भंसाली। और गुवाहाटी हाई कोर्ट में भाई कौन है? विजय बिश्नोई। उत्तराखंड हाई कोर्ट में कौन है? ऋतु बहारी। उड़ीसा के कौन है भाई? चक्रधारी चरण सिंह। मेघालय के एस वैद्यनाथन। कौन है भाई? मेघालय के एस वैद्यनाथन। इसको आप याद रखें। चलिए, हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश की नियुक्ति। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की नियुक्ति पे हम बात कर रहे हैं। देख लेते हैं संविधान का प्रावधान। इस बारे में संविधान क्या बोलता है, संविधान के प्रावधान क्या बोलते हैं, ये हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 217 किसके बारे में बात चल रही है? अनुच्छेद 217 के बारे में बात चल रही है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के परामर्श के से की जाती है। ठीक है, इसकी किस अनुच्छेद में है? 217 अनुच्छेद में है। और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की जो है सलाह से करता है। और आप सभी को हमने देख ही ली थी, हमने कल भी पढ़ा था ये चीज जो है कॉलेजियम जो हमने पढ़ा था। अब हमें मुझे आप ये बताएंगे, हमने कल इस बारे में पढ़ा था तो कॉलेजियम क्या होता है, आप इसके बारे में कमेंट में आप मुझे इंकित करेंगे। हमने कल इसके बारे में पढ़ लिया था और हमने संविधान का 217 अभी आपके सामने प्रस्तुत किया और कॉलेजियम के बारे में आप सभी मुझे कमेंट कर ही देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने 4 फरवरी, 5 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी। ये सभी को आंसर पता होगा कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है और इसका जो आंसर है वो है 4 फरवरी। 4 फरवरी को जो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2000 से हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो हमने जो कैंसर दिवस है वो 2000 से स्टार्ट किया। कब से मनाना स्टार्ट किया? 2000 से इसको मनाना स्टार्ट कर दिया। थीम 2024 की, इसकी थीम क्या है विश्व कैंसर दिवस की? क्रॉस द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। इसकी जो थीम है 2024 की, आप इसको देख लें और इसको नोट डाउन कर लें। चलिए, यह थीम 2022 से 24 तक द यूनियन ऑफ इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के 3 साल तक अभियान का हिस्सा है। देखिए, ये जो थीम है, इस थीम का जो है 2022 से 2024 तक कौन से कंट्रोल का? द यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल जो है वो 3 साल का अभियान इस थीम पर चलने वाला है। ये अभियान चलेगा इस कंट्रोल बोर्ड में और इस थीम पर ये काम करेगा। ठीक है, चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में कैंसर के बढ़ते खतरे को लेकर लोगों को जागरूक एवं शिक्षित करना, कैंसर के प्रति ये बीमारी होती कैसी है जागरूक करना, इसके उपचार क्या क्या हो सकते हैं। हालांकि परमानेंट कोई उपचार ऐसा है नहीं, कीमो है, पर गंभीर स्थिति है, कैंसर जिसको हो जाता है उसकी स्थिति गंभीर हो जाती है, पर उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना, समय पर इलाज करवाना जिससे व्यक्ति की जो है मृत्यु
हम बचा सकें। चलिए, चौथा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, उड़ीसा। इसका जो आंसर है वो है उड़ीसा। देखिए, ताला जो है आप उड़ीसा में लगा दीजिए, तो इससे आप याद कर सकते हैं। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट जो है वो उड़ीसा में स्थापित किया। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा दौरे के दौरान उड़ीसा को संबलपुर में तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। चलिए, तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट नवरत्न कंपनी के द्वारा बनाया गया इस थर्मल प्लांट की कुल क्षमता जो है 2400, ठीक है, 2400 मेगावाट जो है इसकी कुल क्षमता है। ठीक है, इसकी क्षमता क्या है भाई? 2400 मेगावाट। इसको आप याद रखें। ये किसने बनाया है? नवरत्न कंपनी है, NLC इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये स्थापित किया गया है या इसको बनाया गया है। इसकी क्षमता क्या है? 2400 मेगावाट। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी जगदीशपुर, हरदिया और बोकारो थामरा पाइपलाइन परियोजना के 412 किलोमीटर लंबे थामरा अंगुल पाइपलाइन खंड का उद्घाटन किया। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनके वाला ये जो पाइपलाइन है, 2 पाइपलाइन के बारे में हमने पढ़ लिया है, जगदीशपुर हल्दिया और बोकारो थामरा पाइपलाइन परियोजना। ठीक है, यो जो 412 किलोमीटर लंबे थामरा अंगुल पाइपलाइन खंड का उद्घाटन किया है। ये जो है आप स्पेशल याद रखें, ये 412 किलोमीटर लंबे थामरा अंगुल पाइपलाइन की इन्होंने स्थापना किया, उद्घाटन किया। किसने किया? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। चलिए, इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के तहत 2450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित यह परियोजना उड़ीसा को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी। ये जो परियोजना है उड़ीसा को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ने का काम करेगी। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बिहार, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और इसका जो आंसर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक में जो है वो डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की गई है, कर्नाटक राज्य में। चलिए अब देख लेते हैं, कर्नाटक राज्य सरकार ने ऑल इंडिया गेम डेवलप्स फोरम के सहयोग से डिजिटल डिटॉक्स की पहल शुरू की है। किसके सहयोग से भाई? ऑल इंडिया गेम डेवलपमेंट फोरम। ठीक है, ये किस सरकार ने की है? कर्नाटक सरकार ने की है। और इस ऑल इंडिया गेम डेवलप फोरम के सहायता से इसको शुरुआत किया है, इसकी शुरुआत की है। डिटॉक्स जो है पहल, उसकी शुरुआत की गई है। अब देख लेते हैं डिजिटल डिटॉक्स पहल के तहत जो कोई भी कार्य हो रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहल जो है उसमें खेल, कला और सामुदायिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने और उसके प्रति लोगों को प्रोत्साहित करना, जिससे शारीरिक व्यायाम और सामाजिक संपर्क में अवसर मिलेंगे। इनका एक मेन उद्देश्य ये है कि जो है शारीरिक क्षमता ज़्यादा हो और उसको बढ़ाने के लिए खेल का प्रयोग करें, व्यायाम का प्रयोग करें। जिस चीज़ को लोग बाग भूलते जा रहे हैं, मोबाइल में घुसे जा रहे हैं, जो गेम ऑनलाइन जो गेम खेले जा रहे हैं, उसको कम करने के बाद आप जो है शारीरिक व्यायाम करें, खेल करें, उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। चलिए, संपूर्ण कर्नाटक में डिजिटल डिटॉक्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे कर्नाटक राज्य में। और इसका उद्देश्य हम देख लेते हैं, मेन उद्देश्य क्या है कि ऑफलाइन गतिविधियों को बढ़ावा देना। ऑफलाइन गतिविधियां जो है उसको बढ़ावा देना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप इसको नोट डाउन करें। और ऑनलाइन गेमिंग को काम करना, ठीक है, काम नहीं कम करना। ऑनलाइन जो गेमिंग होती है उसको कम करना, जिससे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। अगर आप मोबाइल के संपर्क में ज़्यादा रहेंगे, टीवी के संपर्क में ज़्यादा रहेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। उसके लिए एक पहल चलाई गई है। चलिए, छठवां क्वेश्चन क्या है, कॉमनवेल्थ एटॉर्नी एंड सोलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसके ऑप्शन जो है आपके सामने, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, नई दिल्ली, बिहार। अब इसका जो आंसर है वो है नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। चलिए आगे पढ़ते हैं। 3 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
CASGC 2024 का उद्घाटन किया। ठीक है, कॉन्फ्रेंस की, इस कॉन्फ्रेंस की जो है वो थीम क्या है वो देख लेते हैं कि क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टेड डिलीवरी, इसकी थीम है। इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या है जो हमने पढ़ ली है। चलिए, सम्मेलन में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों के साथ साथ एशिया, प्रशांत, अफ्रीका और कैरेबियन में फैले राष्ट्रीय मंडल देशों को अटॉर्नी जनरल और सैलिसिटर शामिल हुए। ठीक है, इसमें इस सम्मेलन में कौन कौन शामिल हुए, इस लाइन में हमने ये सब चीज पढ़ ली है। ऑस्ट्रेलिया से, एशिया प्रांत से और जो है बहुत सारे अफ्रीका देशों से कुछ प्रतिनिधि आए और इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। चलिए, सम्मेलन में कानून और न्याय क्या है भाई, सम्मेलन में कानून और न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे न्यायिक परिवर्तन और कानून कार्य प्रणाली पर विचार किया गया है। देखिए, न्याय से संबंधित, कानून से संबंधित कुछ मुद्दे ऐसे हैं, इस मंच पे उनको लाया गया और सामूहिक रूप से उस पर बात की गई इस कॉन्फ्रेंस में। चलिए, अब देखिए, सॉरी, 7वां क्वेश्चन क्या है भाई, पद्मश्री विजेता साधु मेहर का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था। इसके ऑप्शंस हैं खेल, साहित्य, फिल्म उत्सव और राजनीति। बताइए, अगर किसी को आंसर पता है तो इसका आंसर भी आप बताएं। साधु मेहर जो है फिल्म उद्योग से संबंधित है, फिल्म उद्योग से ये संबंधित है, ये डायरेक्टर रह चुके हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाल ही में मशहूर अभिनेता, निर्देशक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित साधु मेहर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ये अभिनेता भी रह चुके हैं, निर्देशक भी रह चुके हैं और पद्मश्री जो है पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुका है, ये सम्मानित पद्मश्री से हो चुके हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, साधु मेहर। 84 वर्ष की उम्र में इनके निधन हो चुका है। चलिए, अब ये कौन से राज्य से संबंधित है, उड़ीसा राज्य से ये संबंधित है। साधु मेहर ने हिंदी और उड़िया दोनों भाषाओं में ही फिल्मों का काम किया है। उड़िया भाषा और हिंदी भाषा दोनों में ही ये अभिनय का काम कर चुके हैं, दोनों भाषाओं में इन्होंने अभिनय कर लिया है। चलिए, प्रमुख फिल्म जो है वो कौन सी है, फिल्म याद करना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन फिल्म से आ जाते हैं तो आप इनका फिल्म जो है जरूर याद रखें। भुवन, सोम और अंकुर और मृग्या, ये स्पेशल याद रखें तीनों। भुवन, सोम और अंकुर, मृग्या, ये तीन जो है इनकी फिल्म है। अवार्ड्स कौन कौन से इनने जीत लिए हैं या इनसे सम्मानित हो चुके हैं, पद्मश्री 2017 में पद्मश्री से सम्मानित हुए। कला के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में है ही, आपने देख लिया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी इन्होंने जीत लिया। भाई किस फिल्म के लिए, अंकुर फिल्म के लिए, अंकुर फिल्म के लिए इन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत लिया है। पहले उड़िया अभिनेता, ये जो है इसको भी विशेष याद रखें कि उड़िया भाषा से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो ऐसे दोनों कंबाइंड करके आ सकते हैं कि पहले उड़िया भाषा के अभिनेता जो है वो कौन रह चुके हैं, वो है साधु मेहर जो उड़ीसा से संबंधित हैं। चलिए, 8वां क्वेश्चन है, थान थाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। इसका जो ऑप्शन है वो क्या है भाई, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। बताइए इसका आंसर। क्या पूछा गया है कि थान थाई पेरियाई वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो कहाँ है भाई, वो है वो तमिलनाडु। कहाँ है, तमिलनाडु में ये स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। तमिलनाडु सरकार ने बरगुर हिल्स में राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने भाई जो है ये 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है। 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम थान थाई पेरियाई वन्यजीव अभ्यारण्य है। थान थाई पेरियाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट तक बाघ और हाथियों की आवाजाही के लिए संरक्षित गलियारे के रूप में काम करेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है, इसको आप विशेष याद रखें। थान थाई पेरियाई जो अभ्यारण्य है वो पश्चिमी घाट से लेके पूर्वी घाट तक जो है बाघों के लिए और हाथियों के लिए गलियारों के रूप में एक संरक्षित किया गया है। चलिए, अभ्यारण्य इडोर जिले में 80,567 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें अंधियूर, बरगुर, थरटकाई और चिन्नपट्टी में आरक्षित वन क्षेत्र स्थापित किए गए हैं या संरक्षित किए गए हैं, शामिल इसमें किए गए हैं। ठीक है, ये कौन से जिले की बात चल रही है भाई, अभ्यारण्य इडोर जिले में। ठीक है, ये जो जिला है
ये अभ्यारण्य जो है वो कौन से जिले में, इडोर जिले में, ठीक है। इडोर जिले में जो है ये जो अथियूर, बरगुर और ठक्का कराई जो है चेन्नई पट्टी में आरक्षित वन क्षेत्र ये घोषित किए गए हैं, इनको संरक्षित किया गया है इडोर जिले में, ये तमिलनाडु में आपको मिल जाएगा देखने को। चलिए अब क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग में मतदाता जागरूकता के लिए किसे उत्तर प्रदेश के स्टेट आइकॉन बनाया गया है। इसके ऑप्शन जो है मोहम्मद शमी, सुरेश रैना, प्रीति रजक और अनामिका शर्मा। इसका जो आंसर है वो है मोहम्मद शमी। ये एक क्रिकेटर है मोहम्मद शमी, आप सभी को पता होगा। तो क्या है भाई, भारतीय निर्वाचन आयोग ने, भारतीय निर्वाचन जो आयोग है मतदाता जागरूकता के लिए यानी वोटिंग अच्छे से हो तो उसके लिए जो उत्तर प्रदेश का स्टेट आइकॉन बनाया है वो मोहम्मद शमी को बनाया है। मोहम्मद शमी को भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट बनाया है। चलिए, मोहम्मद शमी को स्टेट आइकॉन बनाने का उद्देश्य लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में मतदाता को मतदान के लिए जागरूक करना है। आपकी वोटिंग जो है अच्छी हो सके, वोटिंग में कोई कमी न रखे, हर कोई वोट देने जा सके, इसलिए एक आइकॉन बनाया गया और उसके द्वारा प्रेरणा दी गई कि सभी वोट दें, जिससे वोटिंग की जो प्रतिशत है वो अच्छी हो सके। और वो उत्तर प्रदेश का स्टेट आइकॉन किसको बनाया भाई, वो मोहम्मद शमी को बनाया। 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग ने फिल्म अभिनेता राजकुमार राव और क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकॉन बनाया था। ये 2023 की बात चल रही है, इसको भी आप नोट डाउन करें कि 2023 में जो है भारतीय निर्वाचन आयोग ने कौन से अभिनेता राजकुमार राव और जो सचिन तेंदुलकर जो हमारे क्रिकेटर हैं उनको राष्ट्रीय आइकॉन बनाया था। अभी हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, मोहम्मद शमी के बारे में जब हम बात कर रहे थे तब हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात चल रही थी। तो अभी जो है राष्ट्रीय आइकॉन के बारे में बात चल रही है, तो जो है राजकुमार राव और सचिन तेंदुलकर जो है उनको राष्ट्रीय आइकॉन बनाया था 2023 में। चलिए अब देख लेते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेलिंग। चलिए, भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा आदि के चुनाव करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय है। कौन सा निकाय है भाई, भारतीय निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ या उपराष्ट्रपति का, लोकसभा का या विधानसभा का, जो भी राज्यसभा का जो भी चुनाव होगा वो किसके अधीनता में होगा, भारतीय निर्वाचन आयोग, ये ही उसको देखेगा। चलिए, इसका गठन कब हुआ, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ 25 जनवरी 1950। 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुई। इसका जो प्रकार है वो संवैधानिक प्रकार है, संविधान में इसका वर्णन किया गया है। संविधान में वर्णन भाग 15 अनुच्छेद 324, 329 में किया गया है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट काउंसिल में चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, विजय शाह, जय शाह, सौरभ गांगुली और विराट कोहली। बताइए, अगर किसी को इसका आंसर पता है तो ये आंसर बताएं। इसका जो आंसर है वो जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल में इनको चुना गया है। चलिए आगे देख लेते हैं, चेयरमैन के रूप में इनको चुना गया है। जय शाह ने 30 जनवरी 2021 को एशियन क्रिकेट काउंसिल में चेयरमैन का पद संभाला था। उन्होंने पहले पाकिस्तान के नजमुल हसन एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये पहले किसके अध्यक्ष रह चुके हैं, पाकिस्तान के नजमुल हसन एशियाई क्रिकेट परिषद के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इस परिषद के बारे में। एशियाई क्रिकेट परिषद एशिया क्षेत्र के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। ये एशिया का जो एशिया क्षेत्र है उसमें क्रिकेट को कंट्रोल करता है। कौन करता है, एशियाई क्रिकेट परिषद। ठीक है, ये एशिया के क्षेत्र में जितने भी एशिया जो महाद्वीप है उसमें जितने भी क्रिकेट होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है, एशियाई क्रिकेट परिषद। अब इसका गठन कब हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, 19 सितंबर 1983 को इसकी स्थापना हुई। चलिए, बस आज के यही क्वेश्चन थे। अब मिलती हूँ मैं कल 12 मई को, और उम्मीद है कि आप सभी इसको अच्छे से पढ़ते रहें, याद करते रहें और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। उसी के साथ राधे राधे, कल मिलती हूँ।